भारतीय कहानी का तीसरा खंड। आज इस खंड में हम मराठी कहानी, कोंकणी कहानी, गुजराती कहानी और राजस्थानी कहानियों के बारे में हम महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कहानी आज हम विद्रोह कहानी, जो मराठी भाषा की कहानी है, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। बाबूराव बागुल की कहानी विद्रोह। मराठी भाषा में ही दलित साहित्य का उद्भव, और हमारे लेखक जो हैं बागुल जी भी महात्मा ज्योतिबा फुले, भीमराव अंबेडकर, कार्ल मार्क्स इनसे प्रभावित थे। क्योंकि दलित साहित्य का उदय इनके विचार दर्शन से ही हुआ था, तो बागुल जी ने भी उनसे प्रभावित होते हुए अपनी रचना धर्मिता में समाज के यथार्थ पर दिखाने की चेष्टा की है। उन्होंने जो कहानियों में, अपने कथा साहित्य में जिन पात्रों को दिखाया है, वो पात्र तुमको आसपास ही देखने को मिल जाएंगे कहीं न कहीं। कहानियों में दलितों की सुसुप्त अस्मिता को जगाया गया है। हम इनकी कहानी पढ़ेंगे तो हम जानने को पा सकते हैं कि सामाजिक ढांचे में दलित किस तरह रह रहा है, दलित जीवन के विविध आयामों के बारे में, दलितों की वेदना, दलितों का विद्रोह की भावना, मानवीय अधिकार के लिए किस तरह से आज दलित वर्ग संघर्ष कर रहा है, भारतीय समाज में दलितों की जीवन संवेदना क्या है, यह जानने को हम पाए। तो विद्रोह कहानी से पहले हम लेखक के बारे में जानते हैं। बाबूराव बागुल जी का स्थान दलित साहित्य में महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि जब ये लिख रहे थे तो उस समय दलित चेतना, दलित साहित्य को एक गति मिल रही थी। बागुल जी ने दलित जीवन के सभी आयामों को बड़े करीबी से जिया है और उनके दुखों को भोगा भी है, जो उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। 1930 ईस्वी में जन्मे बाबूराव बागुल दलित साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। क्लास 10 पढ़ने के बाद, 10वीं कक्षा के बाद इन्होंने बहुत जगह मजदूरी की। इस दौरान भी ये लिखते रहे, मजदूरी करने के दौरान भी कई मराठी पत्रिकाओं में कहानियां जो है प्रकाशित होती रही। इनका प्रथम कहानी संग्रह 1963 में आया, जब मैंने जाति छुपाई नाम से जो था। इस कहानी संग्रह में मराठी साहित्य ने हलचल मचा दी। इसके बाद दूसरा कहानी संग्रह मृत्यु सस्ती हो रही है, उसमें भी इन्होंने दलित जीवन को अभिव्यक्त किया है। तो बाबूराव बिगुल का जो साहित्यिक विचार है, वह मूल रूप से दलित उत्थान का ही रहा है।
उनके अनुसार दलित सिर्फ शूद्र वर्ग के लोगों के लिए नहीं, समाज के सभी लोगों के लिए शामिल है, जो किसी न किसी रूप में शोषित हो रहा हो, पीड़न हो रहा हो, जिनको गुलामी का जीवन जीना पड़ रहा है। मार्क्स के विचार से प्रभावित थे, गांधीवादी विचार से प्रभावित थे, अंबेडकर दर्शन से प्रभावित थे। तो इन्होंने शोषण मुक्त समाज निर्माण करने के लिए एक प्रकार का अद्वितीय योगदान दिया है। तो विद्रोह कहानी में जब हम देखते हैं, विद्रोह कहानी की शुरुआत प्रभु के घर से होती है। प्रभु नामक जो पात्र है, प्रभु ने 2 साल पहले अपने बेटे के लिए अर्जी भेजी थी, एप्लीकेशन भेजा था, जिसका जवाब अभी तक नहीं आया। प्रभु का बेटा अभी 10वीं क्लास में पढ़ रहा है। वह नौकरी करने के खिलाफ है। कौन सी नौकरी आई है 2 साल बाद जो आई, वो है भंगी की नौकरी, और भंगी की नौकरी के खिलाफ है। उसके माता पिता चाहते हैं कि ये नौकरी करे, पर बेटा नहीं चाहता कि मैं ऐसी नौकरी नहीं करूंगा। उस पर गुस्सा होता है, निरंतर दबाव डालते हैं घर वाले कि तू किसी तरह से नौकरी ज्वाइन कर। प्रभु लास्ट स्टेज पे है, उसकी अंतिम घड़ी है, खाट पर पड़ा हुआ है। लेकिन जो जय है, उसका लड़का, वो पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहता। जबरदस्ती उस पर लादी गई भंगी की नौकरी नहीं करना चाहता, बल्कि वो तो पढ़ लिख कर सेक्रेटेस की तरह, सुकरात की तरह समाज में जो अमानवीय प्रथा है, अस्पृश्यता प्रथा है, जो छुआछूत की भावना है, उसको नाश करना चाहता है। इसलिए वो निरंतर तीक्ष्ण शब्दों में आक्रोश, गुस्सा व्यक्त करते हुए अपने परिवार के सामने रखा। क्या करें, चिंता खाई जा रही है प्रभु को। बेटा बात नहीं मान रहा है, मेरे मरने के बाद कौन संभालेगा घर को। बार बार इसीलिए बेटे को समझाने की कोशिश करता है कि नौकरी कितनी जरूरी है बेटा, तेरी नौकरी घर परिवार के लिए। लेकिन जय कहता है कि पापा, अगर भंगी की नौकरी आपको मुझसे करवानी थी तो मेरे मन में स्वाभिमान का दिया क्यों जलाया। भंगी की नौकरी तो मैं बिना पढ़े लिखे भी कर सकता था। प्रभु अपने बेटे जय को धर्म का, गरीबी का, जाति का, सभी का एहसास दिलाने की कोशिश करता है, परंतु जय के ऊपर तो पापा की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जय जवाब देता है कि मैं स्कूल छोड़ सकता हूं पिताजी, चोरी डकैती करने के लिए तैयार हूं, परंतु मैं भंगी की नौकरी नहीं करूंगा। बाप समझ रहा है, पिता समझ रहा है, बेटे के अंदर चलने वाली जो है ज्वाला, जलने वाली भावनाओं को, सैलाब को समझ रहा है, पर उसे और कोई चारा ही नजर नहीं आ रहा। क्या करेगा? तो उसने क्या आइडिया लगाया? उसने लगाया, वो कहता है कि बेटा, तेरी माँ से अच्छे रवैया नहीं करता है, तेरी माँ से तुझे ऐसे पैसा ना नहीं चाहिए। तू कभी उसे रास्ते में माँ कहकर भी नहीं पुकारता, क्यों रे? उसके साथ भी कहीं आता जाता नहीं है, बेचारी तेरे लिए रोती है, कूदती रहती है, पता है? उसे मातृत्व भोगने दे, माँ की तरह पैसाने दे। सही कह रहे हैं पिताजी। देखा जय ने, पश्चाताप भर आया जय के मन में, और जैसे ही जय की माँ भानी उसके सामने आती है तो जय गिर पड़ता है उसके पैरों में और क्षमा याचना करता है कि माँ मुझे माफ कर दे, मेरे इस रवैये के लिए मैं शर्मिंदा हूं। चल माँ चल, मुझे
नौकरी चल ज्वाइन करवा दे मुझे, नौकरी के लिए आज दोनों माँ बेटे चल देते। कहानी के बीच में जब भानी अपने बेटे को नौकरी के लिए लेकर जाती है, काम देने वाला क्रिश्चियन ठेकेदार मुकादम जो होता है वो बुलाकर जय को कूड़ा ढोने वाली गाड़ी पकड़ा देता है। ये देखकर उसकी मां सन्न हो गई, अरे ये क्या? क्योंकि भानी ने बड़े साहब से काफी सिफारिश कर रखी थी कि उसके बेटे को गंदगी साफ करने का काम नहीं दिया जाए, और वो अपने साहब को बताती भी है कि वो क्लास 10th में पढ़ता है, किंतु क्रिश्चियन साहब तो कहता है मेहतर का बेटा मेहतर ही ना होगा, मेहतर मेहतरी के लिए ही ना आया है। जय चुपचाप अपने दिए हुए दायित्व को करने के लिए चले जाता है मुकादम के साथ साथ। जय की मां भी, भानी भी उसके साथ साथ चलती है, और अंदर ही अंदर आत्मक्लेश भर आया है, गला सूख गया है, हृदय छलनी छलनी हो रही है। मुकादम उसे वह जगह ले जाता है घाट को पर, जहां पर एक विभाग में एक विशाल जनसंख्या के लिए 32 शौचालय बने हुए थे। वहां रुक रुक कर मुकादम जय को बताता है कि शौचालय में रखे जो मैले डिब्बे हैं उनको उठाकर मेला ढोलने वाली जो गाड़ी आएगी उसमें तुझे डालना है, और शौचालय की खूब अच्छी तरह से सफाई करना, और यदि वह सफाई सही ढंग से नहीं करेगा तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वहां का माहौल इतना गंदा होता है कि जय के मन में तो विद्रोह और ज्वलंत हो जाता है। भानी और जो भी पश्चाताप की आग में जल रहे, भानी कहती कि बेटा मत कर काम, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि बेटे को ऐसा काम दिया जाएगा, पढ़े लिखे बेटे से इतना घिनौना काम करवाएगा ठेकेदार। तभी वहां पर मेला ढोकर ले जाने वाली गाड़ी आती है और जय जो है शौचालय की सफाई में लग जाता है। 32 शौचालय की भयंकर दुर्गंध उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। वहां पर फैली गंदगी, किलकिलाते कीड़े, खून से सने कपड़े, कपास के गोले देखकर उसका मन घृणा से भर उठता है। उसके मन में उथल पुथल और तेज हो जाती है, और उधर गाड़ी वाला चिल्ला रहा है, जल्दी जल्दी करो, जल्दी दो। जय की हालत देखी नहीं जा सकती। पत्थर की तरह जड़ हो गई उसकी मां भी। करीब जाकर मां ने उसके हाथ से मेले डिब्बे को छीनने का प्रयत्न करती है और मां गिर जाती है, जिससे क्या होता है उसकी उंगलियां और बदन मेले से लथपथ हो जाता है। तभी गाड़ीवान आगे बढ़कर भानी को सहारा देता है और जय को घृणा से कहता है कि बेवकूफ, तूने मेला गिरा दिया, गंदगी गिरा दी। इस शब्द से तो बेवकूफ कहने पर जय का रोम रोम से निकलता विद्रोह और उग्र रूप धारण कर लेता है, और वो गाड़ी वाले पर टूट पड़ता है। गाड़ी वाला सहायता के लिए चिल्लाता है। आसपास काम करने वाले जो है वहां पर सबको एकत्रित हो जाते हैं कि दो मेहतरों के बीच लड़ाई हो रही है। इसलिए कोई रोकने भी नहीं जाता है, क्योंकि अगर रोकने जाएंगे तो अछूत हो जाएंगे, सारे गांव का मेला उन पर न लग जाए। जय और गाड़ीवान एक दूसरे की जान लेने के लिए आतुर हो जाते हैं। जय गाड़ीवान को लाश की तरह निर्जीव होकर गिर जाता है। तब जाकर जय के अंदर का आवेश खत्म होता है। तब रोता हुआ जाकर अपनी मां से माफी मांगता है। कई लोग देखो तमाशा देख रहे हैं,
पर जय के अंतःकरण की विद्रोह की भावना कोई नहीं समझ सक रहा है। उसके अंदर जो विद्रोह की भावना है वह कोई नहीं समझा। यदि अगर अतीत में झांक कर देखे तो वास्तव में यथार्थवादी शक्तियां सत्ता पर आसीन। जो लोग वर्ण व्यवस्था का सहारा देकर दलितों को तथाकथित मुख्य धारा से बाहर फेंक देते हैं, उनके विकास में विभिन्न दरवाजे, उनके विकास के रास्ते पर ताले लगा दिए गए। संवेदनहीन होकर किस तरह से दलित के अस्तित्व को नकार दिया गया, वह कहानी में देखने को मिलता है। कहानी में मुक्ति संघर्ष की चेतना की गई है, किस तरह से दलितों का उद्धार हो संघर्ष। इस कहानी में वर्ण व्यवस्था का, धर्म का, संस्कृति का, संप्रदाय का विरोध दिखाई पड़ता है। कहानी में जो मुख्य पात्र है जय, उसमें विद्रोह की भावना दिखाई गई है। उसके रोम रोम में से समाज के बदलाव लाने का जज्बा भरा पड़ा है। वो सदियों से चली आ रही रूढ़ियों को खत्म करने के लिए उतारू है। लेकिन भंगी के लड़के को भंगी की नौकरी करनी चाहिए, ऐसा किसने कहा? जय एक पढ़ा लिखा नौजवान है। देखो, उसको मालूम है कि संविधान ने हमें अपनी इच्छा के अनुसार काम करने की आजादी दी है। जय पढ़ लिख कर सुकरात की तरह बनना चाहता है, परंतु सदियों से चली आ रही रूढ़ियां उसे काम नहीं करने देती स्वच्छंद भाव से। इस कहानी में जाहिर होता है कि गरीबी शोषण का कारण है। वर्ण व्यवस्था ने शूद्रों को गरीब बनाकर रख दिया। अगर जय कोई बड़ी नौकरी लग जाता तो उसके परिवार से गरीबी हट जाती। और वर्णों ने जो शूद्रों को गरीब बनाकर रखा, उसके पीछे कारण यही था कि सिर्फ वो 2 वक्त की रोटी खाएं और बाकी कुछ न सोचें। इसलिए उनको शिक्षा प्रदान नहीं की गई कि वो पढ़ लिख कर हमारे समान न बन जाए। अगर सब कोई अगर उस तरह से पढ़ लिख लेंगे तो ये इनके काम और कौन करेगा? कहानी का मुख्य पात्र जय अपने पिता से कहता है कि मुझे भंगी ही बनाना था, तो फिर पढ़ाया क्यों? मेरे मन में स्वाभिमान का, ज्ञान का, इंसानियत का दिया जलाया क्यों? जाहिर है कि प्रभु उसे पढ़ाना चाहता है। किंतु गरीबी एक ऐसी डायन है कि इंसान को अमानवीय कर्म करने पर मजबूर करती है। जो उम्र जय की मौज मस्ती करने की उम्र थी, वह दिन रात पढ़ाई करके पढ़ लिख कर आगे बढ़ूंगा सोच रखा था, परंतु दलित होने के लिए वो किस तरह से शोषण का शिकार होता है। जय के अंदर जो विद्रोह का भावना है, यदि वह विद्रोह हर दलित के अंदर पैदा हो जाए तो अवश्य देश और समाज का एक नया रूप ले लेगा। जय की भावना अगर जय के पिता की भावना होती, प्रभु की भावना होती, तो शायद उसे भंगी की नौकरी नहीं करनी पड़ती। किसी भी देश का भविष्य युवाओं पर टिका हुआ है। अगर युवाओं के भविष्य को लेकर अगर हम चिंता न करें तो यह कैसा हो? पारिवारिक स्तर पर ही बच्चों को बच्चे के संस्कारों में जाति के बीज डाल दिए जाते हैं बचपन से ही, कि स्कूल जाने वाले बच्चों को हिदायतें दी जाती कि दलितों के बच्चे से दूर रहे।
ओम प्रकाश वाल्मीकि जो एक दलित लेखक हैं, उन्होंने खुद अपनी आत्मकथा में लिखा है, जूठन में, ओ चूड़े के ओ भंगी, इस तरह से उसे कहा जाता था। तो प्रभु अपने बेटे के गुणों को जानता है, वह जय के सुंदर स्वप्नों की कद्र करता है, लेकिन हालात ऐसे हैं, वो मजबूर है। वो कहता है कि बेटा, तुझे हमारी कोख से जन्म नहीं लेना चाहिए था, मैंने तेरी बचपन में ही शादी कर दी, बांध दिया। बावजूद इसके कि जय की शादी बचपन में कर दी गई, लेकिन वह अपने कर्म से नहीं भटका, उसकी लगन का दिया यूं ही चलता है। इस देश की संस्कृति है कि विडंबना है कि जय कहता है, एक ऐसी संस्कृति है जहां बेटा माँ को भंगी का काम करने पर तुच्छ समझता है, द्वेष करता है, उसके हाथ का अन्न खाने से झिझकता है। इस संस्कृति में अस्पृश्यता पैदा नहीं होती कि अपनी बूढ़ी माँ को प्रचंड पीड़ा देने वाला दैत्य नहीं बना होता है। तो कहानी में दलित संवेदना विभिन्न प्रकार से उभर कर आई है। साहित्य में अगर देखें, विद्रोह कहानी में समाज में प्रचलित जातिवाद, दलित शोषण के खिलाफ मुक्ति संघर्ष की अभिव्यक्ति है। बाबूराव बागुल जी की जो ये कहानी है, समाज की जो जड़वादी मानसिकता, समाज का जो वैचारिक पक्ष है, उसकी आलोचना की गई है। वहीं एक और दूसरी ओर दलितों में पैदा हुए आत्मसम्मान, वैचारिक ज्ञान, संघर्ष आदि को सूक्ष्म रूप से प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि भारतीय समाज की संरचना ही जातिवादी रही है। समय के अनुसार इन परंपराओं और संरचनाओं में जो बदलाव आना चाहिए था, वो संभव नहीं हो पाया। वैश्वीकरण और औद्योगिक जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के विकास के कारण लोगों का रहन सहन में तो बदलाव आ गया, किंतु सोच आज भी वैसी बनी, जिसके कारण समाज की संरचना किसके आधार पर हो रही है? जाति के आधार पर। जातिवाद रूपी यह राक्षस हमारे भारतीयों के मन में घर कर गया है। दलित व्यक्ति चाहे जितनी उन्नति कर ले, अपनी काबिलियत से आगे बढ़ जाए, लेकिन जाति के आधार पर हमेशा शिकार और शोषण होता रहा है। जरूर ब्राह्मण का कर्म सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकता है, दूसरे को नहीं करने दिया जाता है। क्यों? दलित नहीं पढ़ सकता संस्कृत के श्लोक, कहीं ना कहीं अगर करने लग जाएगा तो उसकी जाति सामने आ जाएगी, जाति हो जाएगी। तो जाति के अनुसार क्यों समाज विभाजित होगा? भारतीय समाज में अगर कोई दलित पढ़ लिख भी लेता है तो उसे लोगों का कटाक्ष सहन करना पड़ता है। जब जब बड़े साहब के पास जाता है तो बड़ा साहब उसकी छोटी बात कहता है। जय 10वीं में पढ़ता है तो क्या हुआ? मेहतर ही है, आया मेहतरी के लिए ही, ऐसा कहा उसने। सदियों से चली आ रही इस जातिवादी व्यवस्था को हमें बदलने की आवश्यकता है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो दलितों के साथ व्यवहार हो रहा है, उसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। यदि जाति के आधार पर दलितों की कुशलता को नकारा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, ये उचित नहीं है। उनके सभी अन्याय, शोषण, अत्याचार, भेदभाव, उनकी ट्रेजेडी ये दलित को विद्रोह करने के लिए मजबूर करती है। इसीलिए तो दलित विद्रोह करता है। तो उनके खिलाफ जो हो रहा है भेदभाव, शोषण, अत्याचार, उनके मानसिक त्रासदी,
कि दलित को विद्रोह करने के लिए मजबूर करती है, इसीलिए कहानी का नाम विद्रोह रखा। विद्रोह कहानी में जो जातिवाद की बात बताई गई, परिवार की विचित्र स्थिति दिखाई गई, सरकारी अफसरों के जो कार्य स्थल है वहां पर भी किस तरह से जातिवाद के नाम पर शोषण होता है, वह दिखाने की चेष्टा हमारे लेखक ने बहुत ही सही ढंग से निभाई है। विद्रोह कहानी में हमने दलित शोषण, विद्रोह से परिचित हुआ दलितों के, तो लेखक का विचार इस तरह से ही शोषण ना हो, दलित समाज का एक शोषण मुक्त समाज गठन हो, समाज में किसी प्रकार का भेदभाव न हो, यही दर्शाता है। अगली कहानी हम एक कोंकणी कहानी, मराठी के बाद कोंकणी, दोनों ही आसपास के परिवेश से बनी हुई कहानी, क्योंकि हम भारतीय कहानियों की चर्चा कर रहे हैं, और चरंगुन मेरे पढ़ेंगे, भारतीय कहानी, कोंकणी कहानी। जो लोग भी अभी क्लास में हैं, मैसेज बॉक्स में अपना एनरोलमेंट नंबर और नाम टाइप करें। सिर्फ गीता सैनी जी ने किया है और बाकी स्टूडेंट्स ने नहीं लिखा है मैसेज बॉक्स में, इसीलिए कृपया अपना नाम और एनरोलमेंट नंबर मैसेज बॉक्स में लिख दें, जो भी क्लास में बने हुए हैं। और चरमगुन मेरे कहानी जो है कोंकणी भाषा की भारतीय कहानी है, मीना काकोडकर की कहानी। कोंकणी साहित्यकार के रूप में विख्यात, गोवा के कोलोलम में 21 सितंबर 1944 को इनका जन्म हुआ। तो इनकी जो ये कहानी और चरंगुन मेरे बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बाल मनोविज्ञान से भी हटकर अगर चर्चा करें तो एक संतानहीन माता की ममता पर आधारित है और चरंगुन मेरे। ग्रामीण वातावरण से परिचित हो सकेंगे कहानी के माध्यम से। मीना काकोडकर का जो सपन फूला कहानी संग्रह में इन्हें पुरस्कार भी मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो और चरंगुन में पहली बार हिंदी में प्रकाशित हुई थी, गायतोड़े द्वारा अनुवाद किया गया। लीला गायतोंडे ने इसका हिंदी में अनुवाद किया कोंकणी कहानी का, और चरंगुन मेरे, जो कि समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका में जनवरी मार्च 1992 में छपी थी। तो कोंकणी कहानी और चरंगुन मेरे की चर्चा करते हैं, क्योंकि एक महिला कथाकार है, और मैंने बताया कहानी में कि बाल जीवन और नारी जीवन को इसमें उकेरा गया है, नारी के ममत्व को दिखाया गया है। हालांकि कोंकणी कहानी जगत में महिला कथाकारों की संख्या बहुत कम है, परंतु मीना काकोडकर के अलावा शीला कोलांबकर, जयमाला दनाइक, हेमा नाइक, जयंती नाइक आदि उल्लेखनीय कहानीकार हैं, महिला कथाकार, जो कोंकणी महिला कथाकार के रूप में है। पर हमारे मीना काकोडकर का नाम अन्यतम है, क्योंकि उनका साहित्यिक परिचय हमने देखा कि किस तरह से कहानी लिखती है, कोंकणी भाषा को एक नया रूप दिया कहानियों में। इनकी कहानियों में कोंकणी कथा जगत को एक नया स्पंदन ही मिल गया, क्योंकि डोगर चंबला जो कहानी संग्रह की शीर्षक थी, इनकी कहानी शहरी कन्या विवाह के बाद गांव में आती है और वह सोचती है कि शहर से दूर होकर वो ग्रामीण वातावरण में अपने को शामिल नहीं कर पाएगी, ऊब जाएगी।
उसका दृश्य दिखाया है। वहीं हम ओरे चुरंगुन कहानी में देखते हैं कि एक हृदय विदारक कहानी है। इससे निसंतान माता का ममत्व बोध है। वह अपने भतीजे को उसकी मां की मृत्यु के बाद अपने पास ले आती है और हृदय का संपूर्ण ममत्व उस पर डालना चाहती है। लेकिन कुछ ही दिन बाद लड़का अपनी मौसी के दुख के दरिया में ढकेल कर लौट जाता है, जहां से वह आया था वहीं चला जाता है। यही है निसंतान माता का यंत्रणा दग्ध हृदय और मार्मिक चित्रण मीना काकोडकर ने महत्वपूर्ण रूप से किया है। कोंकणी कहानी संसार में ओरे चरंगुन मेरे बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। जैसे हमने देखा कि निसंतान मां मौसी जो है उसमें ममत्व किस तरह से जागा। आपको मालूम होगा कि भारतीय समाज में हर एक नारी मातृत्व सुख पाना चाहती है और भारतीय समाज ऐसा है कि निसंतान स्त्री को अभिशप्त माना गया। पुराणों में, उपनिषदों में, ग्रंथों में कई जगह इसके प्रमाण मिलते हैं कि संतानहीन माता को कभी कुल की कलंकिनी कहा तो कभी राक्षसनी कहा गया है उसे। नारी जीवन की सार्थकता इसी में ही है कि वो मां बन सके। मौसी के माध्यम से कहानी ओरे चरंगुन मेरे में मां न बन पाने की यंत्रणा को रूपायित किया गया है। भारतीय नारी की ममता ही सर्वश्रेष्ठ है। मौसी उस ममता को उस दीदी के पुत्र पर दोनों हाथ से लुटाती है और दीदी के बेटे को बहुत लाड प्यार से पालती है। मात्रहीन बच्चे को अपने पास लेकर जाती है, उसे सारी सुख सुविधाएं प्रदान करती है। कहीं लड़का ऊब न जाए इसका ख्याल रखते हुए मौसी अपना काम छोड़कर उसके साथ खेलती है। उसके साथ खेलने में बहुत मजा भी आता है। इस तरह से बच्चे के साथ बच्चा बनकर खेलती है। मौसी बहुत ही सीधी सादी है, भोली भाली है, सहज हृदय की है। उसने अपने बच्चे की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। उसने उस बच्चे को साथ में रखकर मानो स्वर्गीय सुख पा लिया। उसे स्कूल भेजते समय रोज बाहर खड़ी होकर देखती है। उसके संस्पर्श में मां जैसा अनुभव पाया। उसने भुला दिया था कि ये बच्चा मेरा नहीं दीदी का है। छोटी छोटी घटनाओं को लेकर पर कहीं ना कहीं आशंकित रहती थी मौसी जो है। बच्चे रोज स्कूल जाते समय मोड़ पर आम के पेड़ के पास पहुंचते ही पीछे मुड़कर देखा करता, हाथ हिलाया करता था। बच्चा भी इस पर मौसी बहुत खुश होती थी। बाल सुलभ आचरण के चलते कभी बच्चे ने हाथ हिलाना भूला भी दिया तो दुखी हो जाती थी। आज टाटा क्यों नहीं किया, आज बाय बाय क्यों नहीं किया बेटू। बच्चा जो रघु से हाथ न हिलाने का कारण पूछती थी। ऐसे कैसे भूल गया बेटा, तू तो मुझे अपना मानता ही नहीं है, मैं ही तुझ पर जान देती हूँ। इतने में ही मौसी की आंखें भर आई। दरअसल मौसी जो ये कहती है मीठी मीठी शिकायत के बदले प्यार का इजहार जानना चाहती है। बेटे का बाल मनोविज्ञान जानना चाहती है, बाल मन की कल्पनाएं जानना चाहती है। इसीलिए उसके मातृत्व को लेकर कहीं ना कहीं असुरक्षा का भाव है कहीं। इसीलिए उस रात को रघु
को मौसी ने चरंगुन की कहानी सुनाई थी। इस तरह की कहानियां लोक कथाओं के रूप में सदियों से चली आ रही थी और उप कहानी मूल कथा की तीव्रता प्रदान करती है कि चरंगुन और मौसी की कहानी के माध्यम से रघु और मौसी को संकेतित किया गया है। चरंगुन की मौसी की यंत्रणा रघु की मौसी की यंत्रणा बनकर प्रकट हो गई। प्रासंगिक कथा बहुत छोटी सी है, लेकिन इसमें पैनापन है, मार्मिकता है और हृदय को बेधने वाली है। चरंगुन यानी पक्षी सावक की कहानी है। लेखिका खुद कहती है कि एक था चरंगुन एकदम नन्हा सा, कहानी का शुरुआत यहीं से होती है। एक था चरंगुन एकदम नन्हा सा, एक दिन उसकी मां मर गई, चरंगुन घोंसले में अकेला रह गया। कि एक मौसी थी, उसने बड़ी ममता से उसे अपने पंख तले सहारा दिया, पाला पोसा। चरंगुन की मौसी उसका पालन पोषण करने लगी। मौसी उसे बहुत प्यार करती थी, वह उसे अपना ही बच्चा समझती थी। मौसी ने उसे उड़ना सिखाया, बच्चे ने पंख फैलाए और वो अकड़ से उड़ने लगा। मौसी तो फूली न समाई। एक दिन चरंगुन ने घोंसले से बाहर निकला, उड़कर दूर दूर चला गया। मौसी चरंगुन को भूल न सकी, वह उसकी राह देखती रही और चरंगुन की याद में मौसी घोंसले में रोती रही। यानी स्पष्ट है कि मौसी अपनी आप बीती सुना रही है। चरंगुन की मौसी की कहानी एक बहाना है अपने दास्ता सुनाने का। वह मुई थी कि बदनसीबी का कारण ही निसंतान है। लोक कथाओं में रघु की मौसी और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया गया। चरंगुन उड़कर चला गया, चरंगुन वापस आ सकता था, हृदय की प्यास और ममत्व की भूख मिट सकती थी। तमाम निराशाओं और यंत्रणा के बीच आशा और आनंद का संधान करना एक भारतीय दर्शन है, भारतीयता का मूल मंत्र भी है। तो चरंगुन कहानी सुनाते समय मौसी को रोना कहीं न कहीं इस बात के बारे में पता चलता है कि मौसी का हृदय किसी कोने में दुखी है और वह घनीभूत होकर कहानी के माध्यम से निकल रहा है। और तभी तो कहानीकार ने वर्णित किया कि कहानी सुनते सुनाते मौसी खुद ही रोने लगी। उसका रोना देखकर मैं भी रोने लगी। मौसी ने मुझे गोद में लिटाया और थपथपाते हुए धीमे स्वर में गाने लगी, ओ रे चुरंगुन मेरे, कब आएगा तू, प्यार करती हूँ तुझसे मैं, पर भुला गया रे तू। मौसी ने पराये को पूर्णतः अपना बना लिया था, उसमें मातृत्व भर दिया था, उसे सख्त धक्का पहुंचा है। उसके दिल में वज्राघात हुआ है जब रघु को लेने के लिए उसके पिता अचानक आ पहुंचते हैं और इस बात पर रघु को लेने आया हूं कहती है तो मौसी का तो काटो तो खून नहीं। मौसी की स्थिति का चित्रण कहानीकार के शब्दों में, मौसी के हाथ का सूप जमीन पर गिर गया, उसने चावल सब जगह बिखर गए। मौसी बिल्कुल गई बीती सूप से भी ठीक तरह से पकड़ना नहीं जानती। अंततः कहा जा सकता है कि कहानी में जो मीना काकोडकर ने निसंतान दंपति की यानी सिर्फ मात्र माता के हृदय की त्रासदी को अंकित किया है, वो बहुत ही मर्मस्पर्शी है। वहीं जब मात्रहीन बच्चे की मानसिक स्थिति, अगर चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में देखोगे आप, तो कहानी की शुरुआत होती थी कि माँ के मौत के 2 दिन गुजरे थे और बच्चे का नाम था रघु, बमुश्किल 8 बरस का होगा और इस बच्चे को स्वाभाविक इच्छाओं प्रतिक्रिया की कहानी का चित्रण किया गया है। इसमें कहानी में हम देखते हैं और रचनाकार ने मनोविज्ञान की सूझबूझ से बच्चे के मन में चलने वाली विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं के माध्यम से कहानी का ताना बाना बुना है। बच्चे के लिए तो माँ ही सब कुछ होती है, पिता के साथ इतना लगाव नहीं होता है, प्रेम भाव पिता के साथ उतना नहीं होता, उतना लगाव नहीं होता है जितना माँ के साथ होता है। लेखिका ने जाना है इसलिए लिखा है। पर मातृत्वहीन बच्चे के लिए
सबसे बड़ा सहारा होता है माँ की यादों में डूबे, माँ के साथ बिताए गए वो एक एक पल, भले ही पड़ोस की सुरंग की गोद में रघु अथवा पिता के बगल में रहे तो भी माँ की याद तो आती ही है ना बच्चे की। वर्तमान की तुलना वो अतीत से करता था। अतीत सुखद तो था ही, भविष्य संवारने वाला हुआ करता है, पर रघु को तो एक सहलाने वाली माँ चाहिए, माँ की याद आती है। भले ही माँ से अधिक मौसी प्रेम करती हो, पर बच्चे के लिए तो वो मौसी ही है। बच्चे के लिए माँ का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता। माँ माँ होती है और मौसी मौसी ही रहती है। मौसी प्यारी होती है जरूर जो है, लेकिन गाली गलौज मार पीट डांट फटकार के बावजूद बच्चे के लिए माँ सर्वाधिक प्यारी होती है। माँ कितना ही मारे डांटे फटकारे, बच्चा माँ के पास ही जाता है। इसीलिए लेखिका ने कई जगह पर इस तरह की भावनाओं को उकेरा है। किस तरह से चित्रित किया, बच्चा कहता है मौसी के कपड़ों में तो फूलों की सी खुशबू आती है, माँ के कपड़ों में तो हमेशा धुएं की सी गंध, पर मेरा मन तो चाहा कि मौसी के कपड़ों से धुएं की गंध आती तो कितना अच्छा होता। मौसी में माँ की गंध चाहता है। कहता है मौसी जरा सी भी माँ जैसी नहीं दिखती, मेरी माँ तो सांवली थी, मौसी गोरी है। नहीं, उसे तो सांवली माँ ही पसंद है। माँ के बगल में सोते हुए धुएं की गंध भी अच्छी लगती थी, वहीं मौसी के बगल में आने वाली खुशबू अच्छी नहीं लगती। मौसी सिर पर जो है मेरे पानी डालती है, सुरंग जो है किस तरह से उंडेल उंडेल कर डालती है, मुझे नहलाती है, पर माँ की तो मैं तो अकेला ही नहा लिया करता था, अब मैं कोई छोटा बच्चा तो नहीं हूं। तो हम देख सकते हैं कि बच्चा अपनी माँ से कितना प्रेम करता था। माँ का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता। उसके दिलों और दिमाग में माँ की स्मृतियां भरी हुई है। मौसी ने रघु को सौतेली माँ की बहुत सारी कहानियां सुनाई थी, सौतेली माता की बुरी बातें भी बताई थी, अपार कष्ट अपने सौतेले बच्चे को देती है, मारती है, पीटती है, इस तरह से बताई थी, सुन रखी थी। और इधर मौसी के वार्तालाप सुनकर भी रघु ने समझ लिया था कि पिताजी ने दूसरी शादी कर ली है। फिर भी इसके बाद भी बाल सुलभ मन एक दिन रघु उसे छोड़कर पिता लेने आते हैं, तो पिता के साथ वापस चला जाता है। मौसी को विश्वास नहीं, क्या रे रघु तू सचमुच जाएगा? तो रघु कहता है सचमुच यानी? पगली मौसी पूछती है, सोचती होगी कि नहीं बोलकर बोलेगा, इच्छा के प्रतिकूल उत्तर मिलता है। रघु ने के मन की बात एक बात घर कर चुकी थी कि वो अपने पिता के साथ अपने गांव जाएगा तो इंडिपेंडेंटली घूमेगा फिरेगा, खूब मजे करेगा। मौसी ने सारी सुख सुविधाएं तो दी थी, पर एक तरह का बेगानापन था वहां पर। पिताजी के साथ जाकर मछलियां पकड़ेगा, और बच्चों का मन जो होता है वो कच्ची मिट्टी की तरह होता है। बाल सुलभ चेष्टाओं को हम बाल मनोविज्ञान में उद्घाटित किया है लेखिका ने बहुत ही सहज ढंग से, इसीलिए तो पिता के कहते ही वो चला गया। तो मात्रहीन बच्चे के मनोविज्ञान को सफल रूपायन करने वाली कहानी है मीना काकोडकर की मनोवैज्ञानिक कथा ओरे चरंगुन मेरे। कहानी का शिल्प ही बहुत सुंदर ढंग से किया गया है, और ओरे चरंगुन कहानी को हमने जब पढ़ते हैं तो इस दौरान हम फील करते हैं कि कहानी के माध्यम से भारतीय समाज में संतानहीन माता की मन स्थिति, उसकी पीड़ा, लेखिका खुद एक महिला होने के नाते अच्छी तरह से समझ पाती है। यह कहानी मात्रहीन बालक के मन की
परत दर परत उघाड़ती हुई कहानी है। छोटा बच्चा रघु के माध्यम से सुख शांति के मायने क्या होता है, ये तथ्य को कहानी में दिखाया गया है। मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत कहानी में सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्कार, मान्यता को एक नया रूप दिया गया है। भारतीय नारी मातृत्व को ही जीवन की सार्थकता समझती है। कहानी में हमें ये देखने को मिलता है। आप लोगों ने मैथिली शरण गुप्त का साकेत काव्य भी पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। उसमें केकई से ही देखो, केकई के मातृत्व का गौरव गान हुआ है वहां पर। गुप्त जी ने, मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत में क्या कहा, 8वें सर्ग में केकई खुद कहती है, निवेदन करती है कि थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके, जो कोई जो कर सके कहे क्यों चूके, मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। भले ही तीनों लोग थूके, चाहे दुनिया मुझे कुछ भी कहे, अरे राम तेरे से मैं दुहाई करती हूँ कि भरत का मात्र पद मुझसे न छीना जाए। तो भारतीय ममत्व की कहानी और एक चरण बोल मेरी। अगली कहानी है चिता। रघुवीर चौधरी की गुजराती कहानी, जिसमें हम देखते हैं गुजरात विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष भी रह चुके रघुवीर चौधरी गुजराती साहित्य जगत में 7वें दशक की प्रतिष्ठा कर चुके हैं। बहुत ही सुप्रसिद्ध साहित्यकार। तो कहानीकार के बारे में तो अब समय कम है, इतना डिटेल्स हम नहीं पढ़ सकते। तो जब चिता कहानी इनकी हम पढ़ेंगे, क्योंकि रघुवीर चौधरी स्वयं को मूल्य कवि मानते हैं, लेकिन कथा साहित्य में उनकी लेखनी प्रारंभ से ही चलती रही है। और जब हम देखते हैं चिता कहानी में रघुवीर चौधरी की ये पहले समय की कहानी है और यह संस्कृति पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। दाम्पत्य प्रेम की कहानी है चिता। एक आकस्मिक दुर्घटना, गंडासा लगने से टिटनेस के कारण पत्नी हेती की अकाल मृत्यु हो जाती है और इस आघात से जीवन का जीवन जो है तत्वहीन हो जाता है। स्वयं को इसका अपराधी मानता है पात्र, जीवन जो है मुख्य पात्र। चिता की तरह उसके मन में भी आग सुलगती रहती है। जिस तरह से चिता में आग सुलगती है, उसके मन में सुलगती आग चिता है। इस दुर्घटना के परिणाम स्वरूप जीवन की निरस्ता, जीवन की जिंदगी में और किसी तरह का रस ही नहीं है, रसहीन हो गया है। कहानी का प्रारंभ उसकी रात में, ठंडी रात में किस तरह से खेत में आग तापने की घटना से होती है। आग राख में छिप गई, आग भी बुझ गई है और राख की ऊपरी परत भी ठंडी हो गई है और मध्य रात्रि हो चुकी है, ठंड बढ़ गई है। जीवन जो है घुटने पर सिलटिकाए बैठा है और उल्लू की आवाज जो है इधर से उधर जा रही है। तो उसने देखा कि कौतूहल पूर्ण दृष्टि से ठंडी पड़ती जा रही आग को अंत तक सुलगाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए बारे में सोचना। उसने सोचा किस तरह से इस आग को मैं जलाऊं। उसने लंबी फूंक मारी और चिंगारियां उड़ने लगी उससे, और चिंगारियां उड़ती है तो इस समय जीवन विचारों में डूब जाता है। खेत के अलाव के पास घुटनों पर सिर टिकाकर बैठे जीवन की उदासी के कारण अव्यक्त रखकर कहानीकार एक युवा स्त्री की किस तरह से अपमृत्यु और शमशान के सुलगने का उल्लेख करता है। जीवन को
चिता को जलते देखाना और लाश के अस्थि अवशेष के बारे में सोचने की प्रक्रिया कहीं ना कहीं निर्देश करती है कि जीवन का चिता से कुछ ना कुछ संबंध है। तो कहानी में जीवन का संपन्न न व्यवहार, शालीन व्यवहार, ग्रामवासियों की जो है किस तरह से 5 वर्ष की उसकी सुंदर बेटी रई आदि का उल्लेख किया जाता है। 7 वर्ष पहले विवाह, 5 वर्ष से जीवन का स्वयं रोटी बनाना, गांव वाली की विवाह करने की मीठी सलाह और उन्हें अपमानित करके जाने के लिए कहने का विचित्र व्यवहार बड़ी दुर्घटना का संकेत देते हैं। ये सलाह सुनकर उन्हें खरी 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 सुनाने वाले जीवन की मनः स्थितियों को हम देख सकते हैं। वो क्या कहता है, क्या समझते हैं ये लोग मुझे? और सब लोग नीचा मुंह करके चले गए। जीवन अपने घर की दहलीज पर अकेला खड़ा रहता है, अपने घर के किसी कोने में चले जाने के लिए कहता है। घटना उसके जीवन की पहली घटना थी। पहले तो उसका घर अतिथियों के स्वागत के लिए फेमस था और आज वह खुद घर से बाहर जाओ बोलकर कह रहा है। यहाँ तक कि किसी पूर्व दुर्घटना की आशंका तो होती है, लेकिन कहानी में सस्पेंस बना रहता है। जो आग जल रही है, खेत में बैठा हुआ है, आग के पास बैठे जीवन का अब सो जाने का निर्णय और फिर सपने में हेती से उसके संवाद द्वारा दुर्घटना का आंशिक रूप से प्रकट किया जाना, फिर रात को सपने में आती है उसकी पत्नी हेती। 2 वर्ष के वैवाहिक जीवन के रागात्मक संबंध की यह महागाथा लिखी जा सकती है। हम देख सकते हैं कि किस तरह से अपराध बोध, ग्लानि और दाम्पत्य प्रेम की दृढ़ता जैसा भाव प्रकट करती कहानी चिता के कुछ संवाद है। लोगों की बात सच्ची ही थी, कौन सी बात, किंतु भूत बन गई है। तुम सचमुच ऐसा मानते हो मैं भूत बन गई हूं? मैं भला भूत बन सकती हूँ क्या? हाँ, बन सकती। मरने वालों की वेदना इसी तरह छाया बनकर भटकती रहती है। नहीं नहीं, ये तुम्हारा वहम है, भूत नहीं बनी हूँ, कुछ नहीं बनी हूँ, कुछ नहीं बनी हूँ। ऐसा ही तू भी ऐसा समझती है हेती? सारा गांव भले ही कहे, तू भी यही कहेगी कि क्या मुझे पता कि गंडासे की जरा सी चोट तुझे खा जाएगी और बेसहारा हो जाऊंगा। इस तरह से गंडासा से थोड़ी सी लग गई और तू मर गई। दोस्त तो मेरा ही था, लेकिन अब क्या हो सकता है। गुस्से में मैंने दूध शक्कर पी लिया था और बात छुपाए पड़ी रही थी। इससे तुम्हारा कोई दोष नहीं है, गलती मेरा ही था हेती, मुझे माफ कर दे। वो बोलती है नहीं, गलती मेरी थी, मुझे माफ कर दो। अब तुम्हारा ब्याह कर लो, दुखी मत हो। क्या कहा, ऐसा कभी हो सकता है? आज तुमसे वचन लिए बिना मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं, कभी नहीं। तो हिंदी कहानी में इस तरह की जो आए हैं संक्षिप्त संवाद, जिससे हम कहानी में दाम्पत्य जीवन के सुखद अनुभूतियों के बारे में जान सकते हैं। किस तरह से पूस की रात कहानी तो वो अलग है प्रेमचंद की, और चिता कहानी में हम देख रहे हैं कि वो जीवन किस तरह से फ्लैशबैक हो गया। वो आग तापते तापते बीच में और दूसरी घटना आती है, फिर तीसरी घटना मरी हुई वह पत्नी या सपने में आती है, उसको दिखा है कि खेत से घर आती भरथरी का भजन सुनकर पूर्ण जीवन का विषाद फिर से उसकी आंखों को नम कर देता है। बेटी का उसे रोते देखना और कार्य दायित्व में लगे रहते हैं, फिर खेत से लौटने की प्रक्रिया, इसी तरह से वह वापस आ जाता है। और इस तरह की प्रमुख घटना को एक पात्र के माध्यम से किसान जीवन का जो दाम्पत्य सुख है उसके बारे में बताया गया है। गुजराती कहानी में लेखक ने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। तो कहानी में जो रघुवीर चौधरी जी ये बताना चाहते हैं कि स्वातंत्र्योत्तर गुजराती जो कहानी थी, स्वतंत्रता के बाद के जो कहानी प्रयोगशीलता में जो किस तरह से एक नई नई कला कहानी में आई, जिसके माध्यम से कहानी में संवेदना को मूल रूप से दिखाया गया है। चिता एक सर्वश्रेष्ठ कहानी है। इसी प्रकार अगली कहानी राजस्थानी कहानी दूजो कबीर, लोक कथा की शैली में लिखी गई कहानी दूजो कबीर। विजयदान
देथा की कहानी दूजो कबीर के बारे में चर्चा तो अधिक हम नहीं कर सकेंगे क्योंकि समय कम है, क्योंकि ये कहानी राजा के माध्यम से राज सत्ता और कबीर के माध्यम से एक सामान्य मनुष्य के मूल्य और टकराहट को हमारे सामने पेश करती है। विजय दान देथा की कहानी दूजो कबीर। ये कहानी राजा और उसकी बेटी के परस्पर बातचीत के जरिए मनोभावों को उत्कट करता हुआ घात प्रतिघात को सामने ले आती है। जनता के मूल्यों को विजय की आकांक्षा जो लोक चेतना में डूबी हुई है, ये कहानी में पौराणिक समय में पूरा होते हुए दिखाई देती है। इस कहानी में हम देखते हैं कि विजयदान देथा की कहानी के जो कैरेक्टर हैं वो लोक कथावाचक शैली से प्रभावित हैं और कुछ प्रेमचंद की जो है कथा साहित्य की भी याद दिला देते हैं, क्योंकि प्रेमचंद का पात्र परिचय कहानी में ही आता था। उसी प्रकार विजयदान देथा के जो कैरेक्टर हैं, सबसे पहले कहानी का मुख्य पात्र कबीर है। वह पात्र न सिर्फ नाम से कबीर है बल्कि कबीर की ढेर सारी विशेषताएं उसमें मौजूद है। उस झोपड़ी में बसने वाले व्यक्ति का नाम तो कुछ और ही था, पर गांव व इलाके के लोग उसे व्यंग से या ताने बाने के बहाने से कबीर के नाम से बुलाते। अलाव के चारों ओर बैठकर कभी कभी उस बस्ती के लोग पुरजोर शब्दों में कहते थे कि किसी औरत की कोख से जन्म ने लेकर यह कबीर कुकुर मुत्ते या नाग छत्री की तरह आप ही आप जमीन से उगा होगा। यह कबीर सिर्फ नाम से कबीर नहीं बल्कि कबीर की तरह जुल्हा का काम भी करता था। न सिर्फ इतना बल्कि बातें एकदम उल्टी सिरपिरी और बेहूदी बातें करता था। इसकी इतनी विशेषता है कि कबीर की बाणियां या उल्टवासी कहने का अर्थ भी समझ सकते हो आप। जमाना जो भी कहता हो, जैसा भी चल रहा हो, उसे गलत कहने वाला समाज की नजर उल्टी बात करने वाला ही समझा जाएगा। बहरहाल कबीर के हाथ में हुनर बसा हुआ था। उसके हाथ के बने कालीन के फूलों पर भंवर मंडराते थे और कभी पके फलों के फुलावे में तोते चाक चोंच मार जाते थे। कहने का मतलब है कि उसकी कारीगरी ही इतनी सुंदर थी कि भ्रम पैदा किया जाता था। कबीर की कारीगरी ऐसी थी कि वो गांव में नहीं जगह जगह फैली हुई। कहानी में और दो पात्र आते हैं, उस रियायत के मालिक अर्थात राजा और उसकी बेटी। इत्थापन राजा और राजकुमारी गांव कबीर के गांव के ही तालाब के किनारे पड़ाव डालते हैं और यहाँ भी हमें लोक कथा के तत्व में ये बात दिखाई पड़ती है कि सारा गांव राजा और राजकुमारी के दर्शन के लिए आ गया। तभी राजकुमारी को कबीर के बारे में सुना था राजकुमारी ने, तो राजकुमारी ने उत्सुकता पूर्ण उसने कबीर के बारे में पूछताछ की। उसने पूछा कि कबीर का गांव यही है क्या? तो राजकुमारी की उत्सुकता ने उत्तर दिया कि गांव के सामान्य लोगों की स्वामी भक्ति दिखाई पड़ती है। उन्होंने कहा कि गांव तो मालिकों का है, कबीर यहाँ रहता है, कबीर का गांव कैसे हुआ? कबीर की उलटवासियों में एक ही गहरा अद्वैत तत्व है कि उसे राजा की सत्ता का कोई भय नहीं, इसलिए वह राजा के आने की खबर पाकर भी स्वयं मिलने के लिए नहीं गया। राजकुमारी जब कबीर से मिलने के लिए उत्सुकता दिखाती है तो राजा गांव का ठाकुर जो कबीर से परेशान था, कबीर से बदला लेने के लिए कहता है कि आपसे क्या कहूं अन्नदाता, ये इस कबीर का दिमाग तो आसमान चढ़ा हुआ है, आपके बुलाने पर भी आ जाए तो आप गनीमत मानिए। यहीं से ही राजमद और कबीर का अद्वैत समतावादी दृष्टि के बीच टकराव देखने को मिलता है। ठाकुर को डांटते हैं तो ठाकुर बताता है कि वो पागल है, कबीर तो भगवान की भी नहीं सुनता, और राजकुमारी राजमहल के भीतर भी उभरने जीवन की निरस्ता को अच्छी तरह समझती है, इसलिए कबीर के हठ योग की उत्सुकता उसमें बढ़ गई है। लेकिन उसे लगा कि यदि उसके पिता का अहंकार उदित हो गया तो कबीर से मिलने का मौका चला जाएगा।
कहानी में हमें राजकुमारी की चतुराई हर एक जगह पर दिखाई पड़ती है। कहते हैं कि जो गुलाम होते हैं वो अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि चातुर्य से कुछ भी कर लेते हैं। यही कारण है कि विभिन्न प्रकार की लोक कथाओं में हमें ऐसी कथाएं मिलती हैं जिनकी कुल पूंजी उनकी बुद्धि चातुर्य से ही होता है। यही कारण है कि जैसे देवकी नंदन खत्री का उपन्यास था चंद्रकांता, या उसमें कई ऐसे पात्र आए हैं जिसमें सत्ता की शक्ति के मुकाबले बुद्धि पर ज्यादा बल दिया जाता है। चतुर राजकुमारी राजा से अपना काम निकालने के लिए क्या करती है, आपके मुंह से भी तो कहती है कि आपके मुंह से भी तो मैंने सीख यह बात सुनी कि कलाकारों की आदतें कुछ सनकी हुई होती है, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट है, इसीलिए उसमें कुछ उसकी आदत कुछ सनकी हुई है। उसकी कद्र तो जानने वाला ही जानता है। बेहद कम पात्र के द्वारा लिखी गई ये कहानी का मनोभाव जो है, उतार चढ़ाव बहुत ही सुंदर ढंग से हुआ है। इसलिए हमें राजा कबीर, राजकुमारी और ठाकुर के बीच चलने वाली ये बातचीत को बहुत ध्यान से देखना है। राजकुमारी की बात को सुनकर राजा का चढ़ता हुआ गुस्सा उतर जाना, इस स्थिति को कहानीकार ने लोक जीवन के अद्भुत निरीक्षण के द्वारा उतारा है। मानो उफनते हुए दूध पर मानो ठंडा पानी का छींटा लग जाना जैसा दिखाया गया है। तो कहानी में हमें मूल्यों की टकराहट और उसके जरिए जो है, कहानी में राजा और उसकी बेटी के परस्पर बातचीत के जरिए उनके मनोभावों को हम देख सकते हैं। तो कहानी में जनता के मूल्यों की विजय की आकांक्षा की जो लोक चेतना में डूबी हुई है कहानी, पौराणिक समय के साथ पूरा समय को पूरा करती हुई दिखाई देती है। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर और दूसरे खंड की चर्चा करेंगे, क्योंकि समय हो चुका है, स्टूडेंट्स भी लेफ्ट होने लगे हैं, समय हो गया है कहकर। तो अगली क्लास की थोड़ी ही देर बाद 4 बजे चालू होगी, स्टार्ट होगी। जो भी स्टूडेंट बने हुए हैं वो अपना एनरोलमेंट नंबर